दोस्तों नमस्कार, मैं के.आर. फौजदार एक बार फिर आपके सामने वाईफाई ऐप में यूट्यूब चैनल में हाजिर हूँ और लेकर आया हूँ नेक्स्ट वीडियो एजुकेशन साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। दोस्तों अपन पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे बाल्यावस्था और बाल्यावस्था का संवेगात्मक विकास पढ़ा। उसके बाद हमने सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताए गए मन की अवस्थाओं का वर्णन किया। इसलिए यह सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। देखो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, एक तरफ को होते हैं सिद्धांत के नाम और दूसरी तरफ को होते हैं उसके प्रवर्तक के नाम, तो फिर मिलाया जाता है, मैच करवाया जाता है कि बताओ कौन सा सिद्धांत किसने दिया। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। पीछे मैंने आपको बताया कि सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। नंबर 1 चेतन, नंबर 2 अर्धचेतन, सीक्वेंस भी ये याद रखना है, और नंबर 3 अचेतन। ये 3 नाम आपको मैं बता करके गया था और इसमें 2 क्वेश्चन मैंने बताए। इन दोनों का जो संबंध है वो पानी पर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के समान है और इनके बीच में ये पुल का काम करता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब इससे आगे चलते हैं तो इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में ही उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व जो होता है उस व्यक्तित्व की 3 प्रकार की संरचना होती है। व्यक्तित्व की संरचना जो है वह कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 ईदम, इड कहते हैं इसको, इड कहते हैं। और इड क्या है? व्यक्तित्व की वह संरचना जो कि व्यक्ति के दमित इच्छाओं का भंडार होता है। दमित इच्छाओं का भंडार होता है, उसको क्या कहते हैं? इड कहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, बताओ दमित इच्छाओं का संबंध किससे होता है? इड से होता है, इदम से होता है। और यदि इसका संबंध मन से पूछा जाए, इनमें से किस पार्ट से होता है, तो इदम का संबंध अचेतन मन से होता है। अचेतन मन अनकॉन्शियस पार्ट से होता है। अब ये पूछा जाए कि दमित इच्छाएं मन के कौन से भाग में हैं, तो अचेतन भाग में। दमित इच्छाओं का संबंध किस प्रकार के व्यक्तित्व से है, तो इदम से। और किस प्रकार के मन से है, तो अचेतन से। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि देखिए ये व्यक्तित्व जो होता है, यह व्यक्तित्व या इस प्रकार के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं को तुरंत पूर्ति करना चाहता है, तुरंत पूरा करना चाहता है। अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहता है। अब तुरंत तो सारी चीजें मिल नहीं सकती। हम चाहें कि अभी आज ही एग्जाम पास हो जाए तो मिलेगा क्या? नहीं होगा। या एक ही एग्जाम में अपन पास हो जाए तो
हर किसी के लिए ये संभव नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि तुरंत आवश्यकता पूरी हो, इसलिए ये क्या करता है, अपराध प्रवृत्ति का जनक होता है। अपराध प्रवृत्ति का जनक माना जाता है। तो अपराध प्रवृत्ति का संबंध भी किससे है, इदम से है। कोई व्यक्ति को भूख लगी है, पैसे है नहीं जेब में, तो किसी की लारी पर, ढकेल पर फल फूल रखे हैं, उन फलों को उठाया, खा लिया। बोले क्यों खाया, सब भूख लगी थी इसलिए खा लिया। तो ये तो गलत बात है, तो अपराध हो गया। इसी प्रकार से जितने भी अपराध की संज्ञा आप देते हैं, जैसे मान के चले आप रेप, चोरी, डकैती, लूटपाट, जो भी हैं, ये सब इदम से संबंध रखती हैं। और उसका कारण क्या है, अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहता है। और ये दमित इच्छाएं, अब दमित इच्छा क्या है, जो हमारे मन में दबी हुई है कि यार हमको ये बनना है, तो वो दमित इच्छा कहलाती है। और अभी हम बने नहीं है, तो वो क्या है, दमित इच्छा है। तो दमित इच्छाओं का संबंध अचेतन मन से अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहता है, अपराध प्रवृत्ति का जनक होता है, रेप, चोरी, डकैती का कारण होता है। इसके साथ में ही नेक्स्ट, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कुसमायोजित। क्या हो जाएंगे, कुसमायोजित। अगला प्रश्न, इदम प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, ये टॉपिक आपका डबल साइड में चलता है। एक तो आपका पर्सनैलिटी टॉपिक चलता है, उसमें भी है, काम आता है, और इधर को ये बालक का विकास पढ़ रहे हैं। तो बालक का विकास पढ़ रहे हैं, तो विकास तो हो रहा है ना, धीरे धीरे किस किस तरीके का मन पाया जाता है, व्यवहार पाया जाता है, तो व्यवहार की बात इसमें करना जरूरी है। तो ये पूछा जाता है इदम किस प्रकार का है, तो कुसमायोजित होता है। क्यों होता है, अपराध करेगा तो घर में सोते हुए भी उसको डर लगेगा कि कहीं पुलिस नहीं हो जाए, आ जाए, कहीं पड़ोसी मेरी फोन करके शिकायत नहीं कर दे। चाहे पड़ोसी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अंदर से क्या रहता है, घबराया हुआ रहता है, कुसमायोजित रहता है। इसलिए इदम प्रकार के जो व्यक्ति हैं, वो देखिए दमित इच्छाओं का भंडार इदम से संबंधित है या अचेतन मन से संबंधित है, अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहते हैं, इस कारण अपनी अपराध प्रवृत्ति का जनक ये माना जाता है। विभिन्न प्रकार के अपराधों के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। और कुसमायोजित होता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, कुसमायोजित होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट, व्यक्तित्व की 3 संरचना बताई है। तो पहली हमने देखी इदम, दूसरा देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। नेक्स्ट, थोड़ा कल के वीडियो में अक्षर छोटे आ रहे थे, तो आज मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, आपको शायद और साफ दिखाई देगा। दिन प्रतिदिन देखिए हर व्यक्ति में निखार होता है। टीचिंग भले ही हम 10-12 साल से कर रहे हैं, लेकिन वीडियो प्रोग्राम तो ये अभी चला है, तो वीडियो में क्वालिटी कैसी रहती है वो तो धीरे धीरे सुधार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो क्वालिटी में दिन प्रतिदिन सुधार होता जाएगा। आप देखते रहिए, बने रहिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, देख करके, पढ़ करके, सुन करके, जान करके, ठीक है साहब। दूसरा प्रकार होता है अहम। अहम को कहते हैं ईगो। ईगो जो है यह वास्तविक जो कार्य होते हैं या वास्तविक जीवन होता है, इससे संबंधित होता है। वास्तविक जीवन
से संबंधित है। इदम तो हमेशा झूठ बोलता है, चोरी करता है हमेशा ही, लेकिन जो ईगो है वह वास्तविक जीवन से संबंधित है। और इदम तथा परम अहम के मध्य की इकाई है, मध्य की इकाई है। वास्तविक होता है तो वास्तविक जीवन हमारा है तो रोजगार परक होता है, रोजगार परक होता है। वास्तविक जीवन में चोरी करना तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए चोरी नहीं करता, अपराध नहीं करता, अपने सही रोजगार की तलाश में रहता है। जैसे कि आप सब लोग रोजगार की तलाश में हैं, तो हमारा सबका संबंध किससे हो गया? अहम से। लेकिन कभी कभी गाय बगाए ये मौके आने से चूकता भी नहीं है, यानी ऐसे कार्य जरूर कर लेता है जो कि आटे में नमक, जैसे आप पेपर दे रहे हैं, हाँ भाई थोड़ा सा इसमें उत्तर बता दे, तो वो थोड़ा चलेगा, तो ऐसे वास्तविक जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट, इसका संबंध कौन से मन से होता है? चेतन मन से होता है, चेतन मन से होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, अहम का संबंध किससे होता है? चेतन मन से होता है, ठीक है। रोजगार परक है, वास्तविक जीवन से संबंधित है, इदम तथा परम अहम के बीच में पाया जाता है, बीच की अवस्था है। नेक्स्ट, यह समायोजित होता है। इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है या व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? समायोजित, राग डर नचोड़ डर। क्यों? ना तो वो गलत करता है, ना तो राज डर और ना चोर डर, ना तो वो कुछ गलत करता है जो उसके पीछे शासन कुछ गलत करेगा। चोर डर, उसके पास ज्यादा कमाने को भी नहीं होता तो उसको कहां से ले जाएगा, इसलिए समायोजित होता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई आके पूछेगा हाँ इनकम टैक्स भरता हूं, क्या परेशानी है, चोरी तो की नहीं है, तो समायोजित होता है। जबकि पीछे हमने देखा ईड वाला व्यक्ति जो होता है, ईड का, वो कुसमायोजित होता है। तो व्यक्तित्व की दूसरी संरचना, संरचना नंबर 2 क्या होती है? अहम, वास्तविक जीवन से संबंधित है, परम अहम के बीच की इकाई है, रोजगार परक है, चेतन मन से संबंधित है और समायोजित होता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तीसरे की, सुपर ईगो। तीसरा पार्ट होता है सुपर ईगो। परम अहम, सुपर ईगो, यानी वास्तविक जीवन से थोड़ा सा ऊपर उठ के है। तो क्या है ये? आध्यात्मिक या नैतिकता से संबंध रखता है। सुपर ईगो कौन होता है? जो आध्यात्मिकता से और नैतिकता से संबंध रखता है। अब चेतन का संबंध हो गया, अचेतन का संबंध हो गया। अब इसका संबंध अर्ध चेतन से नहीं होता है, इसका संबंध भी चेतन से होता है। इससे होता है, चेतन से होता है, क्योंकि उसे पता होता है, उसे पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो क्या है। अर्धचेतन तो केवल बीज का काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे आपने कोई चीज अभी पढ़ी और फिर परीक्षा में जाकर के आप जब
उसको याद करते हैं तो अचेतन मन में से चेतन मन में लाते, सरे यार गुरुजी ने बताया तो था, ऐसा है वैसा, ऐसी ऐसी अवस्था जब आती है अकलाने की या कुछ असमंजस की, यहाँ तक आ गया, मुंह में नहीं आ रहा, उंगली में नहीं आ रहा, वो अवस्था होती है अर्धचेतन। ठीक है, तो इसका संबंध भी चेतन मन से होता है, चेतन मन से होता है। ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। तो नैतिकता, नैतिक तथा आदर्शवादी मूल्यों का संग्राहक होता है। हमेशा कैसी बात करेगा? नैतिकता की, आदर्शवादी, राष्ट्रहित की। अब मान के चले आप राष्ट्रवादी हैं और आपको कहीं मिला कि मेरे यो 100-200 रुपए का फायदा हो जाए, तो वो कहाँ राष्ट्रवादी हो गया? 1 रुपए का भी नहीं, और रुपए का नहीं, भाषा का भी, व्यक्तित्व के व्यवहार का भी, हर तरीके से एनी टाइम वो किसकी पालना करता है? आदर्शवाद की, नैतिकता की बात करता है, मूल्यों की बात करता है। इन सब का क्या है? वो संग्राहक है। अब इनका पालन करते करते क्या होता है, कभी कभी ये भी क्या हो जाता है? कुसमायोजित। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ये व्यक्ति भी नैतिकता का पालन करते हुए, देश दुनिया को देखते हुए क्या हो जाता है? कुसमायोजित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जज यदि वह किस व्यक्तित्व का है? सुपर ईगो का है, तो उसके बेटे ने कोई अपराध कर दिया और ऐसा अपराध कर दिया जिसमें उसको फांसी होनी है, अकेला बेटा है। अब उसी के सामने, बाप के सामने वो आ गया और वो जज बन के बैठा हुआ है, बेटे को फांसी सुना रहा है। अब वो अपने कर्तव्य का पालन करेगा, आदर्श का और मूल्य का पालन करेगा, तो उसे फांसी बोलनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ उसे क्या होगा? कुसमायोजन होगा, एक बच्चा है और ये भी फांसी मैं खुद ही दे रहा हूं, तो टेंशन में आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए कभी कभी क्या होता है? कुसमायोजित होता है ये व्यक्ति। दूसरी बात, पीछे हमने जो इद देखे, इड और अहम, इन दोनों के ऊपर क्या करता है? ये शासन करता है। कौन? सुपर ईगो। सारे लोग किसकी बात मानते हैं? जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, अच्छे अच्छे राजनेता भी क्या करते हैं? आध्यात्मिक गुरु के पैरों में जाते कि नहीं जाते? क्यों? क्योंकि वो परम अहम है, सुपर ईगो है, इसलिए ये इन पर क्या करता है? शासन करता है। तो परम अहम व्यक्तित्व जो होता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में, साइको एनालिटिक, थ्योरी के अंदर इदम अहम पर शासन करने वाला कौन होता है? परम अहम। संबंध किससे? आध्यात्मिकता से और नैतिकता से, चेतन मन से, नैतिक आदर्शवादी मूल्य और संग्राहक, मूल्यों का संग्राहक होता है। ये कुसमायोजित भी होता है, इदम अहम पर शासन करता है। ये चीजें आप इसमें नोट कर सकते हैं या पिक ले सकते हैं। आगे पढ़ेंगे इनका सिगमंड फ्रायड का ही दूसरा सिद्धांत, जिसको हम मनोलैंगिक सिद्धांत कहते हैं। यह है मनोविश्लेषण। ये मन का विश्लेषण कर रहा है, इसलिए मनोविश्लेषण है। अब लिंग का विश्लेषण करेगा तो लैंगिक होगा। इसका आप एक ले सकते हैं। जी, चलते हैं आगे। आध्यात्मिकता में जब व्यक्ति जुट जाता है तो फिर उसे पैसे से और मोह, लोभ, लालच आदि से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए वो परम अहम कहलाता है। और परम अहम व्यक्ति का सब पर शासन होता है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं मनोलैंगिक विश्लेषण सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत गिवन बाई किसके द्वारा दिया गया? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। सिगमंड फ्रायड के द्वारा। देखिए इन्होंने लिबिडो, काम या लैंगिक ऊर्जा पर आधारित ये सिद्धांत दिया है। पूछा जाएगा कि बताओ मनोलैंगिक सिद्धांत किस पर आधारित है? या तो लिबिडो पर, काम पर या लैंगिक ऊर्जा पर। तीन में से कोई एक शब्द आपके सामने होगा और इससे ये संबंधित है। लिबिडो, काम को कहा है सिगमंड फ्रायड ने। सेक्सुअल एनगेजमेंट जो पाया जाता है व्यक्ति में, उसके लिए सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि बच्चा जन्म से ही लैंगिक ऊर्जा से युक्त होता है। काम भावना उसमें जन्म से ही, शिशु अवस्था से ही पाई जाती है। और इस आधार पर इन्होंने व्यक्ति को 5 अवस्थाओं में बांटा है। कितनी अवस्थाओं में? 5 अवस्थाओं में बांटा है। यहां से ज्यादातर परीक्षाओं में एक ना एक प्रश्न पूछा जाता रहा है अब तक, इसलिए अपने को ये अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है। और आपको ये भी बता रहे हैं कि आपने पढ़ा हुआ होगा ये, लेकिन आज कुछ नया भी आपको सीखने को इसमें मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि बालक की 5 अवस्थाएं हैं और पहली अवस्था होती है वह मुखीय अवस्था, यानी कि ओरल स्टेज होती है। और ये जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक पाई जाती है, ओरल स्टेज। और इस समय में भी बालक में काम भाव पाया जाता है, ऐसा सिगमंड फ्रायड कह रहा है। बस इसी बात को लेकर के इसके शिष्यों में और सिगमंड फ्रायड में हो गया मतभेद। एरिक्सन और जुंग इसके शिष्य थे। उन्होंने कहा गुरुजी हम इस बात को नहीं मानते हैं, आपकी सारी बात मानते हैं लेकिन ये बात नहीं मानते। इसलिए उन्होंने फिर आगे चल करके अपने नए सिद्धांत बनाए, जिनको आप मनोसामाजिक सिद्धांत कहते हैं और विश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया और विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? कार्ल जुंग ने। इन्होंने कहा मुखीय अवस्था में जब बालक होता है, यानी 1 वर्ष का बालक होता है, तो उसमें काम भाव होता है। तो पूछा भाई आपने कैसे मान लिया कि ये काम भाव इसमें बालक में होता है? तो इन्होंने कहा इस समय बालक निगलना, चूसना, काटना आदि क्रियाओं में अपने काम की संतुष्टि महसूस करता है। सिगमंड फ्रायड कह रहा है बच्चा अंगूठा चूसता है, काटता है, किस चीज को निगलता है, इसलिए वो अपने हाथ में हर एक वस्तु को मुंह की ओर ले जाता है। इसे मुखीय अवस्था कहा गया है और इसमें उसको आनंद आता है और ये इस आनंद को एक काम के रूप में स्पष्ट करते हैं या मानते हैं, इसलिए इस अवस्था को मुखीय अवस्था कहा गया है। अब इस अवस्था के अंदर देखिए 2 कंडीशन हो सकती है। इस मुखीय अवस्था में या तो बालक में जो काम उत्तेजना है, काम
उत्तेजना वो कैसी होगी? कम। किसी बालक में क्या हो सकती है? कामोत्तेजना इस अवस्था में कम। ये बहुत नई चीज है आपके लिए, मैं समझता हूं शायद ही आपको कहीं देखने को मिली। या फिर होगी अधिक। अब यदि किसी बालक में काम उत्तेजना कम है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? निष्क्रिय। कैसा होगा? निष्क्रिय मुखवर्ती, ये कहलाएगा। निष्क्रिय मुखवर्ती या मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व कहलाता है। अब ऐसे बालक जिसमें कामोत्तेजना अधिक पाई जाती है वो क्या कहलाता है? आक्रामक। उसका व्यक्तित्व क्या कहलाएगा? मुखवर्ती, आक्रामक। ये तो इनके नाम हो गए व्यक्तित्व के। कैसा व्यक्तित्व होगा? अधिक होने पर, कम होने पर और अधिक होने पर। कम होने पर निष्क्रिय और अधिक होने पर आक्रामक। जिस व्यक्ति में इस अवस्था में कामोत्तेजना कम होती है उसका आगे चल करके व्यवहार कैसा होगा? निष्क्रिय मुखवर्ती। और इस मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व में उसके कार्य कैसे होंगे? आशावादी। वो व्यक्ति कैसा होगा आगे चल के? आशावादी, सहयोगी, सहयोगी, पर निर्भर। इस प्रकार का व्यक्तित्व उसका होता है। पर निर्भर अर्थात जब बालक मुखिय अवस्था में होता है और उस समय कामोत्तेजना कम होती है। नई चीज है, सुन लीजिए। नई चीज का मतलब आपके लिए नई चीज है। उस समय व्यक्तित्व कैसा होता है पूछा जा सकता है। यदि बालक की मुखिय सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास में मुखिय अवस्था में यदि कामोत्तेजना कम हो तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा निष्क्रिय मुखवर्ती। आंसर हो गया। और अधिक हो तो होगा आक्रामक मुखवर्ती। अब इसके एग्जाम्पल दे देगा कि निष्क्रिय मुखवर्ती होने पर व्यक्ति का व्यवहार का एक्शन कैसा होगा? एक्शन होगा आशावादी, हर काम में आशा देखेगा। लग जाएंगे यार, ऐसी कोई बात नहीं है, दुनिया लग रही है, हम भी लग जाएंगे एक दिन। आशा। सहयोगी, आपसे कोई व्यक्ति, आपका पड़ोसी मित्र कोई कुछ मांगता है तो आप कभी मना नहीं करते हैं। पर निर्भर, दूसरों पर क्या रहता है? आश्रित रहता है। भैया आप अपने मुझे नोट्स दे देना, आप अपनी कॉपी दे देना, पेन दे देना, मुझे भी साथ बिठा के ले चलना। इस तरीके की बहुत सारी बातों पर निर्भर रहता है। लेकिन जब बालक अधिक कामोत्तेजना से युक्त होता है तो वह आक्रामक मुखवर्ती व्यवहार होता है उसका। और इसके एग्जाम्पल हैं, वो निराशावादी होता है। नहीं भाई, ऐसे कैसे लग जाएंगे? पढ़ेंगे नहीं तो कैसे लग जाएंगे? हम तो पढ़ेंगे, 4 घंटे की जगह 12 घंटे पढ़ेंगे। निराशावादी होता है, प्रभुत्ववादी होता है। कक्षा में 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे, लेकिन उनमें अपना प्रभुत्व होना चाहिए। निराशावादी होता है, प्रभुत्ववादी होता है, शोषक होता है। तो मेरी सीट पे कैसे बैठ गया? पर उत्पीड़क होता है। बिना बात के बच्चों में पेन पेंसिल फेंक के मार रहा है। ये क्या है? आक्रामक मुखवर्ती व्यक्तित्व का उदाहरण है। बच्चों बहुत अच्छा सिद्धांत है मनोलैंगिक सिद्धांत, तो इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आता ही रहता है एक परीक्षा में। तो मुखिय अवस्था जन्म से 1 वर्ष तक निगलना, चूसना, काटना, इन क्रियाओं में बालक क्या करता है? कान की संतुष्टि महसूस करता है। तो मैं समझता हूं इसका आप एक पिक बनाएं अपना फटाफट से, फिर आगे चलते।
हाँ जी, आगे चलते हैं। दूसरा स्टेज आता है, दूसरी अवस्था बताई है गुदीय अवस्था। गुदीय अवस्था यानी एनल स्टेज। एनल स्टेज की आयु 1 वर्ष, तो यहां हो गई, तो 1 वर्ष के बाद और 3 वर्ष तक होती है। आयु का भी याद रखना है, ग्रुप मैच करवा लेगा, मुख्य अवस्था का, गुदीय का और आगे आने वाली के सबका पढ़ेंगे आप। इस समय बालक में जो काम क्षेत्र है या कामुकता का क्षेत्र है वो गुदा होता है, एनल होता है। यहां तो मुख होता है और यहां गुदा होता है। अब बालक गुदा होता है तो क्या होगा, मलमूत्र त्यागने में, मलमूत्र त्यागने में काम सुख को महसूस करता है, काम सुख को महसूस करता है। ऐसा कह रहा है कौन, सिगमंड फ्राइड, कि बालक जब 1 से 3 साल का होता है उस समय एनल स्टेज यानी गुदी अवस्था में होता है, और जब वो मलमूत्र त्यागने जाता है तो फिर उस समय उसको काम सुख की संतुष्टि होता है। कई बार आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मम्मा पापा मैंने पोटी कर ली, है ना, चीची कर दी, तो ये क्या है, ये बच्चे को उसमें आनंद महसूस होता है। ऐसा सिगमंड फ्राइड ने कहा है, और ये आनंद किसका प्रतीक है, ये काम का प्रतीक उसने माना है। अब क्या होता है, जब बालक इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र गुदा हो जाता है तो फिर इसकी कम या अधिकता होने से इसमें भी क्या होगा, या तो काम उत्तेजना क्या होगी, कम, और या काम उत्तेजना क्या होगी, अधिक। यदि काम उत्तेजना कम होती है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व आगे चल करके गुदा धारणात्मक होता है। कैसा होता है, गुदा धारणात्मक होता है, ये ध्यान रखना बहुत। फिर कहते साहब प्रश्न आते कहां से हैं, ऐसे नए प्रश्न बनते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि भाई मनोलैंगिक विकास, सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास में दूसरी अवस्था गुदी अवस्था में यदि कामोत्तेजना कम पाई जाएगी तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, गुदा धारणात्मक होगा। या गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व का कौन सा उदाहरण है, कौन सी क्रिया उससे संबंधित है, तो देखो व्यक्ति का कंजूस होना। ऐसा व्यक्ति आगे चल के क्या होगा, कंजूस, समयनिष्ठ, समय पर काम करने वाला, क्रमबद्ध, क्रमबद्धता रखने वाला, आग्रह रखने वाला होता है। आग्रह का मतलब समझ लो, नरमाई रखने वाला, विनम्रता रखने वाला। आइए बैठिए। तो कंजूस, खर्चा नहीं करेगा, लेकिन चाय नहीं पिलाएगा, पानी पिला के काम चला देगा। समयनिष्ठ, समय पे काम करना है, क्रमबद्ध तरीके से काम करना है, आग्रह विनम्रता के साथ करना है। कब, जब बालक में कामोत्तेजना गुदी अवस्था में कम होती है। इसे क्या कहते हैं, गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व कहते हैं। इसके अपोजिट में जब अधिक होगा काम तो गुदा आक्रामक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुदा आक्रामक व्यक्तित्व कहलाता है। और गुदा आक्रामक जो व्यक्तित्व होता है इसका व्यवहार का एग्जाम्पल क्या होगा, क्रूरता, मारना पीटना काटना, विद्वेष, द्वेष भावना रखना,
द्वेष भावना रखना, इस प्रकार का, और खुद भी क्या रहता है, अव्यवस्थित रहता। अब ऐसा व्यक्ति कभी व्यवस्थित तो रह ही नहीं सकता, क्रूर है, विद्वेष है, लड़ाई झगड़े वाला है, तो व्यवस्थित रह सकता है क्या? तो अव्यवस्थित रहता है। क्या रहता है? अव्यवस्थित रहता है। इसलिए ये अधिक कामुक या काम शक्ति या कामोत्तेजना उदी अवस्था में पाई जाती है, तब ये चीजें होती हैं। इसको भी अब आप टिक कर सकते हैं, अच्छे से पिक कर लें। लिखना तो आपको इतना जल्दी संभव नहीं होगा, या मेरे साथ साथ में आप लिखते चलें। थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चले साहब आगे। आगे आता है आपका शिश्नावस्था। शिश्नावस्था या लिंग अवस्था भी कहते हैं। लिंग अवस्था या शिश्न अवस्था आयु होती है नेक्स्ट 3 से 6 वर्ष, 3 वर्ष के बाद और 6 वर्ष तक। अब देखो लिंग यानी सेक्स को समझने लगा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सेक्स का मतलब है क्या है? स्त्रीलिंग व पुल्लिंग, इनमें वो अंतर समझने लगा है। एक 3 से 6 साल का बच्चा ये समझता है कि मैं लड़का हूं और मैं लड़की हूं, तो इसको कहते हैं शिश्नावस्था। तो इस समय उसका जो कामोत्तेजना का क्षेत्र है या कामुकता का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है? लिंग हो जाता है, अर्थात वो अपने लिंग को समझने लगता है, लिंग को समझने लगता है। अब लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यदि स्त्रीलिंग है, अब तो इससे पहले तो लिंग के बारे में नहीं समझ रहा बच्चा, ये भी एक बात है। अपने आप को कब पुरुष और कब स्त्री समझने लग जाता है बच्चा 3 से 6 साल में, लिंग अवस्था में, शिश्न अवस्था में। अब यदि स्त्रीलिंग है और उसमें कामोत्तेजना कैसी है? अधिक। किसी बालिका में अगर कामोत्तेजना अधिक है इस अवस्था के दौरान, तो उसका व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, सम्मोहकता पाई जाएगी, स्वच्छंदता पाई जाएगी। सम्मोहकता का मतलब आप समझ रहे हैं कि बच्चियां अपने आप में स्त्रीलिंग का गुण समझने लगती हैं, सजना संवरने जैसी इकाई, सम्मोहकता। और स्वच्छंदता, अब इसका अपोजिट यदि कम होगा तो सम्मोहकता कम होगी और एकांकीपन होगा। और यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में अगर अधिक उत्तेजना है तो बालक के व्यवहार में क्या पाई जाएगी? सेखीबाजी, उतावलापन, ठीक है। तो बालक जब इस अवस्था में 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है और अधिक उत्तेजना होती है, तो उसमें क्या पाई जाएगी? सेखीबाजी, डींग मारना, डींग हाँकना। हमारे पास इतना ऐसे, हमारे दादा के पास ऐसे, हमारे दादा के पास ऐसा बांस है, सुना होगा आपने कि वो बादल में छेद कर देता है। तो दूसरा कहता है कि हमारे पास ऐसा, हमारे दादा के पास हमारा ऐसा एक कमरा है जो कि आपके दादा उसी में आके उस बांस को रखते हैं। तो ये सेखीबाजी और उतावलापन, जल्दीबाजी,
जल्दी करना हर एक काम में। आपने कोई काम कहा कि इसे कर लो तो व्यवस्थित तो करेंगे नहीं। आप समझ रहे होंगे, आप भी कुछ लोग ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो उतावलापन, ये देखा वो देखा, ये पढ़ा वो पढ़ा, सीक्वेंस से नहीं पढ़ के उतावलापन करते हैं। उच्च आकांक्षा, मुझे ये भी प्राप्त हो जाए, ऐसा भी प्राप्त हो जाए, वैसा भी प्राप्त हो जाए। और जब ये कम हो तो क्या होगा, सैखीबाजी कम होगी और उतावलापन कम होगा। मतलब बच्चा कैसा होगा, थोड़ा सहनशील टाइप का होगा, आकांक्षा कम होगी। तो ये होता है तीसरी अवस्था शिशनावस्था में, 3 से 6 वर्ष में। एक इसका भी फोटो निकालो, आगे चलते हैं। अब देखो चौथी अवस्था होती है सुप्त अवस्था, या इसी को कहते हैं अव्यक्त अवस्था। और उम्र होती है 7 से 12 वर्ष, चौथी अवस्था। लेकिन इन दोनों के बीच में एक क्रिया होती है, पहले उसे समझो। इन दोनों स्टेजों में, या यूं कहें लिंग अवस्था के अंतिम चरण में, लगभग 5 से 6 वर्ष में, तो इसे पढ़ने से पहले ये बात देखो। 5 से 6 वर्ष में बालक में भावना ग्रंथि का विकास होता है। पूछा जाए भावना ग्रंथि का विकास कब होता है? शिशु अवस्था। शिशु अवस्था ही तो 6 साल तक, तो शिशु अवस्था के अंतिम काल में। अब भावना ग्रंथि, और अगर इसके मनोलैंगिक विकास के आधार से पूछा जाए तो लिंग अवस्था में या शिशनावस्था में, आयु पूछे तो 3 से 6 वर्ष। और भावना ग्रंथि क्या होती है, देखिए ये 2 प्रकार की होती है। एक भावना ग्रंथि का नाम होता है ओडिपस और दूसरा होता है इलेक्ट्रा। क्योंकि देखो यही तो लिंग को समझने लगा, मैंने पीछे बताया ना तो कि बच्चों में लिंग में स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, ये बात कब जानता है व्यक्ति? इस समय। तो इसी समय क्या आती है? भावना ग्रंथि। और भावना ग्रंथि ये पाई जाती है बालक में और ये पाई जाती है बालिका में। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ओडिपस ग्रंथि किस में होती है? बालक में। इलेक्ट्रा ग्रंथि किस में होती है? बालिका में। अब इसके कारण क्या होता है? जब बालक में ओडिपस ग्रंथि होती है तो इसके कारण ये अपनी मां को प्रेम करता है, और बालिका में इलेक्ट्रा होती है, इसके कारण ये अपने पिता को प्रेम करती है। यानी विपरीत लिंग को प्रेम करते हैं। इसलिए इस ग्रंथि का दूसरा हिंदी वर्जन नाम क्या हो गया? पितृ विरोधी ग्रंथि। इसको क्या कहेंगे? मातृ विरोधी ग्रंथि। इसे और क्या कह सकते हैं? मातृ प्रेम ग्रंथि। इसको क्या कह सकते हैं? पितृ प्रेम ग्रंथि। परीक्षा में क्या आएगा ये तो परीक्षा ही जाने, हमारा काम बताने का है। तो हर तरीके से आपको बताया। ओडिपस बालक में, इसके कारण मां से प्रेम। इलेक्ट्रा बालिका में, इसके कारण पिता में प्रेम।
अब ये ओडिपस नहीं दे, मान लो वो दे दे पितृ विरोधी ग्रंथि के कारण। पितृ विरोधी ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो बालक में। देखो ये ग्रंथि जो भावना ग्रंथि है ये समान लिंग का विरोध करती है, ये ध्यान रखना है। ये पाई जाती है बालिका में, तो बालिका का समान लिंग कौन हो गया? माता। और माता का क्या करेगी? विरोध। और विपरीत लिंग का क्या करती है? आग्रहण करती है, तो ये पिता का प्रेम करेगी। तो पितृ विरोधी ग्रंथि ओडिपस, मातृ प्रेम ग्रंथि ओडिपस, मातृ विरोधी ग्रंथि इलेक्ट्रा, और पितृ विरोधी ग्रंथि इलेक्ट्रा, सॉरी पितृ प्रेम ग्रंथि इलेक्ट्रा। तो पिता से प्रेम हो गया। अब कैसे पूछेगा वो परीक्षा पे निर्भर करेगा। इसके बाद अब आते हैं चौथी अवस्था में, सुप्त अवस्था। अरे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट तो लिख दिया करो। ऐसी कंजूसी क्यों कर रहे हो? कंजूस कौन सी अवस्था में मैंने उदाहरण बताया था? आप नीचे टिक करना, लिखना कमेंट में कि कंजूस किस अवस्था में, फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में, और उत्तेजना की कमी का या अधिकता का किसका उदाहरण है? कमेंट करना आप अगर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं तो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चौथी अवस्था आती है सुप्त अवस्था, अव्यक्त अवस्था। देखो सब नाम से ही पता चल रहा है, सुप्त यानी सोना, सुप्त यानी सोना। तो किसका सोना? जो काम उत्तेजना है, जो काम भावना है फ्रायड के अनुसार, उसका सोना। यानी इस समय ये काम भावना निष्क्रिय हो जाती है। बालक में काम भावना किस आयु में नहीं पाई जाती? सिगमंड फ्रायड के अनुसार 7 से 12 वर्ष में काम भावना नहीं पाई जाती है। तो अब ये काम भावना का क्या हुआ? फिर कहां गई ये? इसका हुआ उदात्तीकरण। बहुत अच्छा शब्द है उदात्तीकरण, यानी कि बदलना, दूसरी जगह जाना, उदात्तीकरण। तो पूछा जाएगा सिगमंड फ्रायड के अनुसार उदात्तीकरण किस अवस्था में होता है? काम भावना का उदात्तीकरण किस अवस्था में होता है? निष्क्रिय नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आप भी समझ रहे हो, आप भी पढ़ रहे हो, परीक्षक भी जानता है, बच्चा इसको पकड़ लेगा। वो लिखेगा उदात्तीकरण किस अवस्था में होता है? सुप्त अवस्था में या अव्यक्त अवस्था में। बालक काम की उत्तेजना को व्यक्त नहीं करता है, तो कहां जाती है? तो दूसरी क्रियाओं में। उदात्तीकरण का मतलब है दूसरी क्रियाओं में जाना। दूसरी क्रिया क्या? जैसे चित्र बनाना। वो काम भावना किधर प्रदर्शित होगी बच्चे में? चित्र बनाने में, रंग भरने में, खेल खेलने में, पतंग उड़ाने में, नए नए खेल, नए नए चित्र, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता बच्चे में काम भावना सृजनात्मकता का रूप ले लेती है, और वो खेल के विभिन्न क्रियाओं में बच्चे में दिखाई देती है। किस अवस्था में? सुप्त अवस्था में, अव्यक्त अवस्था में, और आयु पूछे तो 7 से 12 वर्ष में। ये चीज अब आप क्लिक करें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पांचवी और अंतिम अवस्था है इनकी जननेंद्रिय अवस्था। 12 वर्ष तक पढ़ लिया आपने। पांचवी और अंतिम अवस्था है जननेंद्रिय अवस्था। जितना इंपॉर्टेंट आपने क्या पढ़ा? शिशु अवस्था पढ़ी, गर्भावस्था पढ़ी, बाल्यावस्था,
पढ़ी, मतलब उपनाम, विशेषताएं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास पढ़े, वो जितने इम्पोर्टेंट हैं उतने ही इम्पोर्टेंट अब जो विकास के सिद्धांत चल रहे हैं और आप आगे पढ़ेंगे, एरिक्सन का, कार्ल जूंग का, या लेव वाइगोत्स्की का, या जीन पियाजे का, या सिगमंड फ्रायड का, ये सब भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। आप बाल्यावस्था को ऐसे आप बाल विकास को ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ को तो सारे विकास बराबर और एक तरफ को ये विकासात्मक सिद्धांत बराबर नंबर के आते हैं। देखना परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं का, और एक परीक्षा का नहीं, बहुत सारी परीक्षाओं का अध्ययन करो, सीटेट का, यूपी टेट का, एमपी टेट का, राजस्थान टेट का, चाहे वो 2 लगी चाहे 3 लगी, L1 का, L2 का। मैंने आपको कहा कि मैं पीछे के पेपर करवाऊंगा तो करवाऊंगा, मना नहीं है, लेकिन थोड़ी व्यस्तता, आपको पता है कोरोना है, गवर्नमेंट कर्मचारी की तो वाट लगी पड़ी है। आप लोग भले ही घर में बैठे हैं, लेकिन हमारी तो बहुत वाट लगी पड़ी है, ड्यूटी करनी पड़ती है, वहाँ भी ड्यूटी करो। फिर आप लोगों के लिए भी हमने सोचा कि चलो भाई कोई बात नहीं, आपको भी सुविधा मिल जाए, अच्छी बात है। और जितना आदमी काम में बिजी रहता है उतना वो सतर्क रहता है, ये और आप समझ लो। जितना व्यक्ति आराम चाहता है उतना आलसी होता है और उतना ही बेकार होता है। तो कार्य करो, आप कंटिन्यूटी बनाओ कि हमको इतनी देर पढ़ना है, हमको इतनी देर वीडियो देखना ही है, तो वो देखो। ये नहीं कि अभी कौन सी भर्ती आ रही है, अरे भर्ती तो आएगी, पास वो होगा जो पहले से तैयारी करके जाएगा। हाँ, गलत है क्या? तो नेक्स्ट अंतिम अवस्था पढ़ते हैं अपन, और अंतिम अवस्था कौन सी है? जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था 13 वर्ष से अंतिम आयु तक क्या चलती है? जननेंद्रिय अवस्था चलती है। इस समय व्यक्ति में जो काम उत्तेजना होती है, प्राणी में जो काम उत्तेजना होती है, उस काम उत्तेजना का जो टाइप है वो विषम लिंगी हो जाता है। या तो है लिंग अवस्था, यानी खुद के लिंग को समझता है, या हो जाता है विषम लिंगी। लड़का लड़की से प्रेम करने लगता है और लड़की लड़के से प्रेम करने लगती है। तो ये अवस्था कौन सी है? विषम लिंगी अवस्था है। इस समय ये काम होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य या कारण है अपने समान संतान या संतति उत्पन्न करना, अपने समान संतान उत्पन्न करना, जिससे अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाया जा सके। तो कामुकता जो होती है जननेंद्रिय अवस्था में, उसका एक उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य क्या होता है? प्रजनन करना। क्या करना? संतान उत्पन्न करना, मतलब प्रजनन क्रिया करना। और प्रजनन क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? अपनी प्रजाति संतति को आगे बढ़ाना। तो ये 5 अवस्थाएं सिगमंड फ्रायड ने बताई हैं काम की दृष्टि से। और ये क्या है? लिबिडो। इस काम भावना को ही सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो कहा है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। इंतजार कीजिए नेक्स्ट अगले वीडियो का। आगे पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो चूकिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो को देखना। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बार बार कह रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, आपसे कुछ ले तो रहा नहीं। तो आप कम से कम वीडियो को शेयर और लाइक तो कर ही सकते हो, जो हमें भी ऊर्जा मिले थोड़ी, और ज़्यादा अच्छा कार्य करें।
थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।